दिल्ली पुलिस के होने वाले जवानों, आप सभी को मेरा राम राम। जीव विज्ञान की कक्षा नंबर 4 में क्लास 4 बायोलॉजी की आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? ग्रंथियां, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती है, मतलब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, उनका क्या क्या मतलब है, मतलब वो किस हिसाब से आपकी जो है ग्रंथियां बांटी गई हैं। और फिर उसके बाद हम जो है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रंथियां होती क्या हैं। तो आपको पता है कि जब भी लाइफ का स्टार्ट हुआ था, जीवन बनना शुरू हुआ था, तो किससे स्टार्ट हुआ था? एक सेल से, एक कोशिका से। तो सबसे पहले एक कोशिका बनी थी, ठीक है। तो आप सबको इसके बारे में पता होगा कि सबसे पहले सेल मतलब कोशिका, जब बहुत सारी कोशिका मिलती हैं तो इनसे क्या बनता है? ऊतक, ठीक है। क्या बनता है? ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी, ठीक है, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स है, जो ग्रंथियां हैं, वो क्या होती है? वो ऊतक का होती है एक समूह, एक कुछ खास ऊतक का समूह होती है जो क्या करती हैं? जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ चीजें जो है बनाती हैं, कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक चीजें, रासायनिक पदार्थ ये बनाती हैं और उसको जो है रिलीज करती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो हम इसी सीरीज में आगे बात करेंगे। तो ग्लैंड्स क्या है, ग्रंथियां क्या है? ऊतक का एक समूह होता है जिसका काम क्या है? कुछ रसायन बनाने का, ठीक है। तो अब आते हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियां होती हैं, इनके काम, ये कैसे काम करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, इस बेसिस पे 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? सबसे पहली होती है बही श्राव ग्रंथियां, ठीक है। बहिश्राव ग्रंथियां, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है कि बेशक हिंदी की क्लास है लेकिन इंग्लिश को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आपने अब तक हिंदी में पढ़ी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए सारी चीजें। तो सबसे पहले बहिश्राव ग्रंथियां, दूसरी क्या हो गई? अनंत श्राव ग्रंथियां, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा प्रकार क्या होगा? जिसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो दोनों की मिक्स होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? मिश्रित ग्रंथियां। क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथियां, जिसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अब ये किस टाइप पे, मतलब कैसे काम करती हैं ये? सबसे पहले आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर, या फिर बही का मतलब भी क्या होता है? बाहर। तो अब क्या बाहर? तो सबसे पहले इनका काम क्या है? ये बनाते हैं कुछ रसायन। तो रसायन को ये कहां भेज रहे हैं? क्या ये जहां पे उसकी जरूरत है सीधा वहां भेज रहे हैं, या फिर ये कहीं और जो है, कहीं और कहां भेज सकते हैं? देखो अब क्या होता है, आपको कोई चीज है वो भेजनी है कहीं पे, तो 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है कि आप खुद जाके दे के आओ, दूसरा क्या है? किसी के थ्रू भिजवा दो, ठीक है, कोरियर करवा दो। तो ये 2 तरीके हैं। तो यहां पे क्या है? बाहर का मतलब क्या है यहां पे? कि आप कोरियर से नहीं करवा रहे, आप खुद जाके दे के आ रहे हो। तो यहां पे एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिश्राव ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो रक्त से बाहर, ठीक है। यहां पे जो आपका कोरियर सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो क्या है? सर्कुलेशन सिस्टम, जो क्या है? किसके थ्रू है? रुधिर, ब्लड, रक्त, ठीक है, वो है। तो अगर उसके अंदर कोई ग्रंथि जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने रसायन को जो है उसके अंदर डाल रही है, उसके थ्रू भेज रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्राव ग्रंथियां, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की रुधिर के अंदर जो है इन्होंने अपना श्राव जो है, इनका जो रासायनिक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो डाला है। तो एग्जिट का मतलब क्या है? बाहर। तो बही मतलब उसके बाहर, ठीक है। तो यहां पे ये ग्रंथियां कौन सी होंगी? जो अपने प्रोडक्ट को, अपने रसायन को सीधा जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे पहुंचाती हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कि ये रुधिर के अंदर अपना
जो रसायन है या प्रोडक्ट है उसको नहीं भेजती, उसके बाहर डायरेक्ट जहां पे इसकी जरूरत है। तो अब जहां पे जरूरत है वहां पे भेजने के लिए क्या चाहिएगा इन्हें, ठीक है, वहां पे भेजने के लिए इन्हें उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए क्या होता है, उस ग्रंथि से और उस ऑर्गन से जहां पे इसको भेजना है उसके बीच में क्या होता है, एक पाइप होता है, एक नलिका होती है, एक वाहिनी होती है जिसके थ्रू उस प्रोडक्ट को भेजते हैं। तो यहाँ पे बहिःस्राव ग्रंथियां क्या होंगी, जो वाहिनी या वाहिनियां या नलिकाओं से अपना स्राव उस अंग तक पहुंचाती हैं, ठीक है, जिस अंग पे जरूरत है, जिस ऑर्गन पे, तो वहां तक ये उसको पहुंचाती है। तो इसीलिए ये काम किससे करती है, नलिकाओं से। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, नलिका युक्त ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियां भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथियां भी इन्हें कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके कुछ उदाहरण तो कौन कौन से होंगे आपके, जो डायरेक्ट जिस अंग पे जो होता है वो पहुंचाते हैं। कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो है स्वेद ग्रंथि, कौन सी है, स्वेद ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो ये आपको पसीना आता है, ठीक है, जैसे मुझे भी आ रहा है, तो ये कहां से है, ये स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि होती क्या है, जो आपकी त्वचा है, जो स्किन है उसके नीचे ये मौजूद होती है। और जैसे देखो थोड़ा सा हम आपको बना के, आपकी स्किन है तो यहाँ पे क्या होती है, ये होती है, और ये बाहर ऐसे एक छोटी सी कनेक्ट होती है, ऊपर यहाँ पे एक होल टाइप होता है, यहाँ से आपका स्वेट बाहर निकलता है। ऐसी बहुत सारी होती हैं आपकी स्किन के नीचे, ठीक है, जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, पसीने को बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी जो है, आप जो है दुग्ध ग्रंथि, जिन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, दुग्ध ग्रंथि, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो फीमेल्स के अंदर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे अश्रु ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम टीयर ग्लैंड्स बोल सकते हैं या लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है सारी आपकी, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, बहिःस्राव ग्रंथियां, ठीक है। अब आते हैं अनंत स्राव ग्रंथियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चाहे आप वैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो या अपनी बॉडी को समझने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एंडोक्राइन, जो अंतस्राव ग्रंथियां जो रसायन बनाती हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं, ये क्या बनाती हैं, हार्मोन। और जो बहिःस्राव ग्रंथियां हैं ये जो बनाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, एंजाइम, ठीक है। आपसे पूछे एंजाइम जो है कौन बनाता है, तो बहिःस्राव ग्रंथियां, और हार्मोन अनंतस्राव ग्रंथियां। तो अनंतस्राव ग्रंथियां कौन सी होंगी, जो अपने रसायन को, अपनी बनाई हुई चीज को किसमें, ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर जो है विकसित कर देंगी, डाल देंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना रसायन रुधिर के माध्यम से अंगों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है कोई नलिका सिस्टम नहीं होता, कोई वाहिनी नहीं होती, तो इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, नलिका विहीन ग्रंथियां। इन्हें क्या कहेंगे भाई, नलिका विहीन ग्रंथियां। अगर इसके उदाहरण की बात करूं मैं तो क्या हो जाएंगे आपके, जैसे पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि हो गई। उसके बाद और आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी जो इसके अंदर आएंगी, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, इनके नाम सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका थायराइड
ग्रंथि, उसके बाद आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो है आपकी, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, ठीक है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इसके जो कार्य है, वो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए, ठीक है। फिर भी कहा जाता है कि जो आप सोते हो, ठीक है, किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, सोते टाइम आपका ब्रेन कितना डेवलप करेगा, कितना वो रिलैक्स होगा, ठीक है। जो आपका एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो जो है यही कंट्रोल करती है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ग्रंथि है, इसके ऊपर अभी भी जो है रिसर्च चल रही है कि ये क्या क्या काम करती है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़ी हुई है और ब्रेन से जुड़ी हुई चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब आप ब्रेन से ही ब्रेन को समझ रहे हो तो ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। तो थायराइड, पीनियल, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब आते हैं मिश्रित में। तो मिश्रित आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऐसी ग्रंथियां जो कभी कभी डायरेक्ट अंगों तक पहुंचा देती हैं या कभी कभी जो है उसको रुधिर में। अब वो कभी कभी एक ही चीज को नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि एक चीज का जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो आपकी ये जो मिक्स्ड ग्लैंड होंगी ना, ये होंगी ऐसी जो एक से ज्यादा जो है रसायन बनाती हैं, ठीक है। हालांकि पीयूष ग्रंथि है जो एक से ज्यादा बनाती है, लेकिन ये कुछ ऐसी हैं जो एक से ज्यादा भी बनाती हैं, और कुछ को ये सीधा रुधिर में जो है विकासित कर देती हैं, और कुछ को जो है नलिका के थ्रू, वाहिनी के थ्रू जो है कहां पे पहुंचाती हैं, उस अंग तक जहां पे उसकी जरूरत है, ठीक है। तो मिक्स ग्लैंड क्या होंगी, जो दोनों की तरह काम करें, दोनों की तरह काम करें, ठीक है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल आपका अग्नाशय, ठीक है। क्या है? अग्नाशय, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। तो जो है आज की क्लास में हम ग्लैंड्स के बारे में तो जान गए, इसके साथ साथ हम जो टॉपिक लेंगे वो क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है। बहुत ही जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका पाचन तंत्र है उसमें इसका रोल रहता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है। तो आज जो है हम अग्नाशय को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में हम एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्राव ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे, इनकी कमी से ये क्या क्या बनाती हैं, अगर ये नहीं बनाए तो क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं, अगर उसकी जो है कमी हो जाए या ज्यादा बना दे तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, इन सब पे बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम आगे लेके चलेंगे किसके साथ, पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये जो है मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं अब किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में। तो आज पूरा समझेंगे डिटेल में, ठीक है। बिल्कुल एक एक, जितना आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आपको ये पता चल गया कि एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये दोनों की तरह काम करेगी, ठीक है। ये किसकी तरह काम करेगी, अनंत स्रावी की तरह भी काम करेगी, मतलब आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगी, और बहिश्रावी की तरह भी काम करेगी, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा है, इसको कवर करते हैं, बहिश्रावी। तो बहिश्रावी की तरह कब काम करती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैनक्रियाज है इसका रंग कैसा होता है, ये होती है आपकी हल्के पीले रंग की, हल्का पीला जो है इसका रंग होता है, ठीक है। अब ये होती कहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका स्टमक के बाद फिर ये यहाँ आपकी इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। कंप्लीट डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे आपकी फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, पूरे में। यहाँ पे आपका लीवर होता है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे ये तो है आपका अमाशय, मतलब स्टमक, ये है आपकी छोटी आंत।
अब छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। जो स्टमक अमाशय से जुड़ा हुआ है, ये आपका अमाशय, इससे जो जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं डिओडेनम। उसके बाद होता है आपका जेजुनम, और जो लास्ट वाला हिस्सा जो यहाँ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलियम, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं। तो जो आपका पेनक्रियाज है वो अमाशय, और जो इसका पहला हिस्सा है डिओडेनम, इसके बीच में होता है, मतलब यहाँ पे आपकी क्या होती है, पेनक्रियाज या अग्नाशय, यहाँ पे ये जुड़ी होती है आपके डिओडेनम से, ठीक है। इन दोनों के बीच में होती है और जुड़ी किससे, आपकी छोटी आंत से, कहाँ पे, डिओडेनम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ये इससे जुड़ी हुई है, तो सीधी सी बात है जो इसका टारगेट अंग होगा, जो टारगेट ऑर्गन होगा वो कौन सा है, छोटी आंत, और उसका हिस्सा कौन सा, डिओडेनम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया ये कहाँ होती है, तो कहाँ होती है ये होती है आपकी अमाशय व डिओडेनम के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है। तो अब यहां पे बात करते हैं कि ये बहिश्रावी ग्रंथि की तरह कैसे काम करती है। तो अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है कि कैसे हमारा पाचन होता है, तो जो है, जो आपकी अग्नाशय है, ये क्या रिलीज करती है, ये बनाती है आपका पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, अग्नाशय रस, ठीक है। अग्नाशय रस ये बनाती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट में। तो ये जो अग्नाशय रस है इसको डायरेक्ट कहाँ पे जो है रिलीज करती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उस अंग पे, ठीक है, सीधा उस अंग पे पहुंचा रही है, तो इसीलिए क्या हो गई, बहिश्रावी ग्रंथि होगी। अब बात करते हैं अनंत श्रावी ग्रंथि की तरह कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये पढ़ना है पूरा, तो उससे पहले हम समझते हैं कि जो पेनक्रियाज है उसके अंदर बहुत एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ, ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, क्या कहते हैं इसे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो पूरा आपका पेनक्रियाज का जो भी आपका अंतस्रावी है, जितने भी हॉर्मोन्स को बनाती है, वो इसी जो है यही सेल्स हैं, यही ग्रुप ऑफ सेल्स है जो बनाती हैं। अब इसके अंदर भी 3 तरह की सेल्स मिलती हैं। पहली आपकी अल्फा सेल्स या अल्फा कोशिकाएं, दूसरी आपकी बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं, और तीसरी आपकी डेल्टा सेल्स, ठीक है, या गामा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा सेल्स या फिर गामा सेल्स या गामा कोशिकाएं। ये 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो इसके सारे जितने भी हार्मोन, देखो ये क्या है, ये है एक एंजाइम, ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि बहिश्रावी ग्रंथि की तरह इसने काम किया, तो क्या बनाएगी, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो अनंतस्रावी है, इसके जो अंडर में जो जो काम करेगी, जो जो चीजें बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, हार्मोन, ठीक है। तो कौन कौन सी कोशिका कौन कौन से हार्मोन बनाती है, ठीक है, ये देखते हैं अब। तो सबसे पहले आपकी आती है अल्फा कोशिकाएं। तो अल्फा कोशिका की बात करूं मैं, तो सबसे पहले ये कौन सा हार्मोन बनाती है, जो ये हार्मोन बनाती है वो कौन सा आपका, ग्लूकागोन, ठीक है। क्या नाम है भाई इसका, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन की बात करें तो ग्लूकागोन क्या करता है, तो ये ग्लूकागोन जो बनाती है, ठीक है, ये जो है आपका जो ग्लूकानियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब वो होता क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आ जाएगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसके अंदर क्या होता है आपका, ग्लूकोस
ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है आपका, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है इस प्रोसेस से। मतलब होता क्या आपका ग्लूकोजेनेसिस से, जो ग्लूकोज है उसका बनता है ग्लाइकोजन, ठीक है। वो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसको बढ़ाता कौन है, इसके अंदर मदद कौन करता है, जो अल्फा कोशिकाओं ने बनाया ग्लूकागोन, ठीक है। ये ग्लूकागोन आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में हेल्प करने में। अब ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होके हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो खाना खाया हमने उससे जो एनर्जी मिलती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है, उसे हम ग्लूकागन की जो है ग्लूकोजन की फॉर्म में जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हमने स्टोर कर लिया, तो उस प्रोसेस को जिससे बनता है उसको कौन बढ़ाता है, आपका ग्लूकागन जो है उसको देखता है, उसको प्रेरित करता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ग्लूकोज से जुड़ी कुछ बात, तो ग्लूकोज जो है अकेला ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे आपका ब्रेन को एनर्जी मिलती है, ठीक है। बाकी जो भी एनर्जी सोर्स है उनसे आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन जैसे आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, टेस्टिस हो गए, ठीक है, ये इस टाइप की चीजें जो है ये ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है इनको, ठीक है। तो ग्लूकोज से इनका एनर्जी सोर्स है। तो लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे हम फास्ट करते हैं, ठीक है, तो उस दिन हम ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह कुछ लेते नहीं है, तो उस टाइम पे जो कीटोन ग्रुप होते हैं उनसे भी एनर्जी ले लेता है ब्रेन, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर किससे लेता है, ग्लूकोज से, ठीक है भाई। तो ये बात किसकी थी आपकी, अल्फा सेल्स की। क्या बनाया अल्फा सेल्स ने, ग्लूकागन, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज करता है, ये तो आपको पता है, रुधिर में ही जो है विकासित करता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं, अब बीटा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन बनाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा हार्मोन बनाती हैं ये, इंसुलिन। कौन सा बनाती हैं, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि इंसुलिन का काम क्या है कि जो आपका रुधिर है उसके अंदर जो शर्करा का लेवल है, ठीक है, शर्करा क्या होता है, शर्करा का जो लेवल है मतलब शुगर का जो लेवल है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, उसको आपका बैलेंस बनाता है उसके बीच में, ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। तो इंसुलिन का काम क्या है, जो आपका रुधिर के अंदर, जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है उसे डाउन करने का काम है, ठीक है, किसका, इंसुलिन का। तो ये सब आपको पता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन है उसकी कमी से, ठीक है, क्या होगा, और अगर ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, मतलब अगर उसका अतिश्रवण होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर उसका अल्प श्रवण होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर अल्प श्रवण होगा मतलब आपका कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेस अमाउंट में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो अब इसका काम क्या है, इसका काम है शुगर के लेवल को कम करना। तो ये अगर नहीं होगा या कम होगा तो शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा और बढ़ जाएगा। और जब रुधिर के अंदर या किडनी के अंदर आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह। क्या कहते हैं उसे, मधुमेह, या मैं बात करूं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस इसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस, उसके अगर अतिश्रवण होता है, अतिश्रवण होता है मतलब मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी जो बीमारी हो जाएगी वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये बीमारी आपको हो जाएगी अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होगा, जो ब्लड का शुगर लेवल हो बहुत गिर जाएगा। और आपको पता है कि शुगर क्या होता है, एक तरीके का ग्लूकोज एनर्जी फॉर्म है, तो वो उसका लेवल बहुत डाउन हो गया तो क्या होगा, आपको जो है कमजोरी महसूस होगी, बेचैनी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कई दिक्कत होती है, कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक ये बीमारी आपको रहती है तो इससे जो है जैसे जनन संबंधी बीमारी फीमेल्स के अंदर, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो है जो आपकी रेटिना की जो सेल्स होती हैं उसको भी जो है दिक्कत आ सकती है, वो भी यहीं से एनर्जी लेता है। तो जो रेटिना की सेल्स है, कोशिकाएं, उसकी वजह से आपकी जो विजन है, जो दृष्टि है, वो भी कम हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है भाई। तो
ये था बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स की वजह से इंसुलिन। अब कौन सी बच गई, डेल्टा या गामा सेल्स। थर्ड कौन सी आपकी, डेल्टा या गामा कोशिकाएं। ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है और हद से कम हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हर चीज का बैलेंस बनना जरूरी है, चाहे वो आपकी साइंस हो या लाइफ हो। ठीक है, हर जगह। तो यहाँ पे गामा कोशिकाएं की अगर बात करें तो जो अल्फा कोशिका और जो बीटा कोशिका ने जो बनाया उसको देखने के लिए भी कोई होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, जो गामा कोशिकाएं जो बनाएंगी। और गामा कोशिकाएं आपकी क्या बनाती हैं, ये बनाती है आपका सोमैटोस्टेटिन। क्या बनाती हैं ये, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, इस हार्मोन का काम क्या है, इस हार्मोन का काम आपका है कि जो आपका ग्लूकागन है और जो इंसुलिन है, जो आपका अल्फा सेल्स और बीटा कोशिका इन्होंने बनाया है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब जो मैं आपको बता दूं ये सोमैटोस्टेटिन, अगर आपने ये पढ़ा हो कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है तो वो भी सही है। कैसे, ये जो आपका सोमैटोस्टेटिन है ये आपका कई अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है बनाते हैं। ठीक है, कई ग्लैंड जो है इसको प्रोड्यूस करती हैं अपने बाकी हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी में से एक पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आपकी पेनक्रियाज भी है। ठीक है, अग्नाशय भी है। तो अग्नाशय क्या करेगी, अग्नाशय भी ये रिलीज करती है जो इसको कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से ये आपका इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, इनहिबिटर हार्मोन है। इनहिबिटर हार्मोन वो होते हैं जो क्या करते हैं, बाकियों को कंट्रोल करते हैं, बाकी हार्मोन्स को, ग्रोथ को, इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम आपका GHIH भी है। ठीक है, GHIH। लेकिन GHIH कब है इसका नाम सोमैटोस्टेटिन का, जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब इसको करती है तो इसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन। ये हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को पढ़ेंगे वहां पे इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि सोमैटोस्टेटिन, ये जो सोमैटोस्टेटिन है ये किसने बनाया है, पेनक्रियाज ने, अग्नाशय ने। लेकिन अगर इसी को पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि बनाती तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता, GHIH। क्योंकि पीयूष ग्रंथि बनाती है ग्रोथ हार्मोन, तो उसको रोकने के लिए कौन सा आपका सोमैटोस्टेटिन या GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन। लेकिन ये बनाया किसने है, पेनक्रियाज ने। तो ये किसको इनहिबिट करेगा, जो इंसुलिन है और ग्लूकागन है। ठीक है, इनको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और कई बार जो है ऐसी भी सेल्स या टिश्यूज हैं जो सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं। किस लिए, जो कई बार क्या होता है ना कि सेल्स की, कोशिकाओं जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, रैपिड एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है जो आगे चल के कैंसर बनती है, ट्यूमर बनती है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी जो है बॉडी में सोमैटोस्टेटिन बनता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने ग्लैंड्स, ग्रंथियों के बारे में समझा। उसके बाद हमने मिश्रित ग्रंथि के अंदर जो अग्नाशय है, ठीक है, जो पेनक्रियाज है, उसके बारे में पढ़ा। जो अगली क्लास आएगी आपकी जल्द ही आएगी, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जो आपकी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि कई बार मान लो लास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है। ठीक है, आप नहीं बता सकते तो आपको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सके। दो चीज़ें आपको नहीं पता, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे उनको पढ़ने में डरते हैं कि ये तो नया है, पेपर में आएगा नहीं। नया है तो आप सीखो ना, आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको तो कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।